दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये एक कहानी है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे आज हम लगभग भूल चुके हैं। एक इस तरह का क्रांतिकारी की कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि इस कहानी का जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, वो मैंने लिया ये गुलाम भारत का आजाद सिपाही। अगर आपको कुछ आइडिया हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा, उस इंट्रोडक्शन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आज़ाद सिपाही जो गुलाम भारत में पैदा हुआ, उसका जन्म ये 23 जुलाई सन 1906 में हुआ था। गांव ये भाभरा, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, ये मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था और इनकी ये माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी। शायद आप लोगों को धीरे धीरे याद आ रहा होगा। एक्चुअल में ये एमपी में पैदा हुए, यानी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के ये भाभरा गांव में। लेकिन इनके जो पूर्वज थे उनका जो संबंध था वो यूपी से था। यूपी में आज भी एक जिला है उन्नाव। उन्नाव में एक गांव था, उस समय का नाम है बदरखा। तो ये बदरखा गांव से इन आजाद सिपाही के जो पूर्वज थे वो वहां उस समय यूपी में सूखा पड़ा, अकाल था, तो ये झाबुआ अलीराजपुर एक वो रियासत थी, वहाँ कुछ उनका ये संबंध था। तो वहाँ वो नौकरी के लिए, उस वो रियासत में नौकरी के लिए वो चले गए। मीन्स उनके फादर, ये पंडित सीताराम तिवारी की बात कर रहा हूँ। वो वहाँ गए और ये भाभरा गांव में वो रहने लगे। वहीं ये भाभरा गांव में ये गुलाम भारत के आजाद सिपाही का जन्म हुआ 23 जुलाई सन 1906। अगर आपको याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे देश में ये क्रांतिकारियों के लिए, आजादी के सिपाहियों के लिए ये कहा जाता है और ये सच भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यानी कि मेले भी लग जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। आज के टाइम पे तो हम इन लोगों को भूलते जा रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आया तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इनका नाम था पंडित चंद्रशेखर तिवारी। अभी भी कंफ्यूजन अगर आपको याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो ये आजाद नाम से भी जाने जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद। इतने महान योद्धा। जहां आज के युवाओं का जो ट्रेंड है कि वो इस तरह से जीवन को जीते हैं कि वो ये प्यार में, प्रेम में, आशिकी में हाथ की कहीं की नस काट लेते हैं, सुसाइड तक का उनका प्रोग्राम रहता है। लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट सुसाइड था जो देश के लिए था। यानी कि इस तरह के महान योद्धा थे चंद्रशेखर आजाद कि उन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। ये बोल आज भी रोम रोम को रोमांचित कर देते हैं। लेकिन आज का युवा कहाँ पथभ्रष्ट है कि वो हाथ की वो नसें काट रहा है, कहाँ आशिकी में, प्यार में, वो प्रेम में, एक छोटी सी जरूरत के लिए जो कि वो ये माता पिता के द्वारा भी पूरी हो सकती है।
शादी करनी है एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ, लेकिन नहीं, वो नस काटेगा। इट इज फर्स्ट सुसाइड ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। ये भारत के लिए, हमारे लिए, आने वाली वो पीढ़ियों के लिए ये पहला सुसाइड था इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन धीरे धीरे इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप सुनते जाइए। कितनी इंटरेस्टिंग और साहस भरी और हिम्मत ये भरी ये कहानी है। वैसे तो इतिहास में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जिन लोगों को अपने इतिहास में इंटरेस्ट नहीं होता, वो पीढ़ियां समाप्त हो जाती है, उन्हें ये बचाने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए अपने इतिहास से जुड़े रहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक छोटा सा पेड़ है, उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में है। आप इस पेड़ को थोड़ा सा ऊपर खींचिए और इसकी ये जड़ों से, इसकी रूट्स से इस पेड़ को उखाड़ के और वहीं छोड़ दीजिए। क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पेड़ सूख जाएगा। ऐसा ना करिए कि आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इतिहास को भूल के अब वो जड़ों से कट जाए और फिर ये इतिहास उन्हें ये माफ ना करे और ये जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो सारा सूख जाए। सूख जाए मीन्स समाप्त हो जाए। ये वैसे भी आज का जो देश का माहौल है वो इशारा इस तरफ ही है कि हिंदू संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ है। तो अपने इतिहास में लौटिए, अपने इतिहास को देखिए, उनसे सीखिए कि इस तरह के बलिदान उन्होंने किए हैं कि ये देश आजाद रहे, आप लोग आजाद हो, आजादी की खुली हवा में आप लोग सांस ले सकें। उन्होंने लुटा दिए अपने जीवन हम लोगों की एक तमन्ना के लिए कि हम खुली हवा में सांस ले सकें। आप लोगों को याद है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ और सन 1919 में अमृतसर में ये जलियांवाला बाग का ये नरसंहार हुआ था। यानी कि जनरल डायर ने वहाँ जो निहत्थी भीड़ थी उस पर ये गोलियों की बौछार करवाई और वहाँ हजारों लोगों की मौत हुई। तो 1919 में जलियांवाला बाग का जब ये नरसंहार हुआ तो उस समय पे चंद्रशेखर आजाद एक छात्र थे और ये वाराणसी में संस्कृत ये विद्यालय के छात्र थे। उस समय इनकी उम्र मात्र आप देख लीजिए कि 13 साल थी। यानी 13 साल की उम्र और इतना बड़ा ये नरसंहार का जब उन्हें सूचना मिली तो उनका मन देश के लिए मतलब एक तरह से धड़कने लगा। और उसी के साथ क्या हुआ कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया 1920 में। तो जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन में ये गांधी जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और स्पेशली छात्रों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा थी। तो पूरा भारत का जो स्टूडेंट्स था वो आंदोलन में शामिल हो गया। तो यहाँ से ये पंडित ये चंद्रशेखर तिवारी की ये क्रांतिकारी यात्रा शुरू होती है 1920 से। तो ऐसे योग आंदोलन में ये वाराणसी एक केंद्र बिंदु था और वहाँ ये पंडित जी भी उस आंदोलन में शामिल हो गए। यानी मात्र 14 साल की उम्र उनकी रही 1920 में। 1906 से लेकर 1920 14 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुए। और जब आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी है कि जब अदालत में उनको वो लेके गए तो वहाँ जज के साथ उनके जो प्रश्न उत्तर हुए कितने इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता है वो नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उनको सजा जो मिली वो 15 बैंत वो मारने की सजा मिली। तो उनके जो कपड़े हैं वो उतार दिए गए मात्र 14 साल की ये बालक अवस्था में। यानी उनकी आशिकी देखिए,
और आज के युवा की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखिए कि टिकटॉक, ये व्हाट्सएप। ठीक है, आइए वापस। तो ये 15 बैंत मारने की सजा मिली और कपड़े उतार दिए गए। जैसे ही उनको बैंत वो लगते तो उनके मुंह से निकलता भारत माता की जय। क्या जुनून था! यानी कि उनको बैंत वो लगते रहे और वो भारत माता की जय वो बोलते रहे, यहां तक कि उनका जो तो ये बैक है, जो कमर है, वो लहूलुहान हो गया और वो बेहोश हो गए। लेकिन जब तक बेहोश नहीं हुए, भारत माता की जय वो बोलते रहे। ये झूठ नहीं है। इसके बारे में इंडिया के फर्स्ट जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी कहानी में लिखा है। एक कहानी बना के लिखा है, एक्चुअल नाम नहीं लिखा। उनको शर्म आती थी भारत के क्रांतिकारियों के नाम वो लेने में, क्योंकि उनकी यानी उन जिस संस्था में वो थे, उस संस्था की नज़र में ये चोर और डकैत थे, ये क्रांतिकारी नहीं थे, ना ही देश के सैनिक थे। तो उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन एक ये बालक की कहानी लिखी। और वो कैसा बालक था? कानून ये तोड़ने वाला बालक, कानून तोड़ने वाले बालक की कहानी, इस शीर्षक से लिखा है नेहरू जी ने। उन्होंने लिखा कि एक बालक ने अंग्रेजों का जो कानून था वो तोड़ा और उसको ये 15 बैंत मारने की सजा दी गई। और जब उसके जो कपड़े उतारे गए, ये खुद नेहरू ने लिखा है कि कपड़े उतारे गए और उसको बैंत वो मारा गया, तो उसने जोर से शोर मचा के चिल्ला के कहा कि भारत माता की जय। और जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, वो भारत माता की जय वो बोलता रहा। ये खुद नेहरू के शब्द है। आगे बढ़ते हैं। सन 1922 आते आते असहयोग आंदोलन जब अपने वो पीक पे था, तो चोरी चोरा कांड हुआ। तो चोरी चोरा कांड होने से कुछ ये क्रांतिकारियों ने एक ये चौकी को, यानी कि पुलिस का जो स्थान था, उसको आग लगा दी। तो उसमें एक दो सिपाही की मौत हुई। ये क्रांतिकारी जो है कितने भी मरते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेज लोग ये भारतीयों को मार रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन चोरी चोरा कांड हुआ और वहाँ कुछ अंग्रेजों के सिपाहियों की मौत हो गई। इस कारण आंदोलन जो अपने शिखर पे था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। उस समय की इस घटना के ऊपर सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि जब आंदोलन अपने शिखर पे था तो उसको वापस क्यों लिया गया, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनका मकसद आज़ादी है भी या नहीं। ये अंग्रेजों की चापलूसी है। तो आगे बढ़ते हैं। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है उनका क्या उद्देश्य था क्या नहीं। हम एक कहानी आगे बढ़ा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जो कि गुलाम भारत का आज़ाद सिपाही था। आगे बढ़ते हैं। सर 1924 में 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो जितना भी भारत का युवा था उसका ये कांग्रेस की तरफ से मोह भंग हो गया। उनको ये समझ ही नहीं आया कि ये कांग्रेस चाहती क्या है, देश की आजादी इसका मकसद है या अंग्रेजों की चापलूसी। तो युवा जोश कांग्रेस से अलग होने लगा और उन्होंने अपना जो मकसद बनाया वो ये बनाया कि हम अलग एक संगठन बनाएंगे। और 1924 में ये पंडित राम प्रसाद, ये बिस्मिल एंड सचिंद्र नाथ सान्याल एंड योगेश चंद्र चैटर्जी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान ये प्रजातांत्रिक संघ। और भारत का जितना भी युवा था जो इंटरेस्टिंग था, यानी कि देशभक्ति की तरफ, वो सब इस संगठन में शामिल हो गया। इस संगठन में शामिल होने वाला ये भी एक योद्धा था, यानी ये योद्धा भी इस संगठन में शामिल हुआ और इस संगठन के साथ में मिलकर वो क्रांतिकारी उनकी जो गतिविधियां हैं वो शुरू की। 1 जनवरी सन 1925 में इस संगठन की जो योजनाएं थी उसका एक पैम्पलेट
यानी कि पर्चा बनवाया गया और वो ये गुप्त रूप से वो ये बांटा गया। उस पर्चे का नाम था द रिवोल्यूशनरी के नाम से एक पैम्फलेट था, वो बांटा गया। उसमें ये घोषणा की गई कि अहिंसात्मक आंदोलन से आज़ादी का हमारा जो मकसद नहीं है, ये ड्रामा वो करने के लिए तो और लोग बैठे हैं भारत में। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है इस संगठन का जो बिस्मिल ने बनाया था, उस संगठन का उद्देश्य जिसमें ये पंडित ये चंद्रशेखर भी शामिल थे, उसका उद्देश्य सशस्त्र वो क्रांति का था, यानी कि आज़ादी हासिल करने का उनका जो मकसद था बाय फोर्स था। और यही एक मकसद उनका आगे बढ़ा। आप लोगों को पता है कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश ने क्या हासिल किया है, लेकिन फिर भी चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ये कहानी का जो मेन हीरो है वो ये गुलाम भारत का आज़ाद सिपाही है। 9 अगस्त सन 1925 में एक घटना होती है जिसका नाम है काकोरी कांड। ये इसी संगठन के द्वारा ये जो किया गया था। हकीकत ये है कि अंग्रेजों का एक खजाना था जो ट्रेन के द्वारा वो जा रहा था। इस संगठन का जो मेन उद्देश्य था वो सशस्त्र, यानी कि इसे ये बंदूकों की ये वो पिस्टल की और एम्युनिशन की जरूरत थी, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो और इन्होंने ये एक उद्देश्य बनाया कि अंग्रेजों का ये खजाना ये भारत का ही है, इसको लूट लिया जाए। तो उसको लूट लिया गया इस संगठन के द्वारा। तो उसी को कहा जाता है एक काकोरी कांड। तो ये होने के बाद अंग्रेज साथ में भारतीय, समझिए, साथ में भारतीय अंग्रेज भी शामिल थे, क्योंकि उनकी नजर में ये सभी लोग चोर और वो डकैत थे। इनका उद्देश्य देश की आजादी था। ये रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी नजर में ये चोर और डकैत थे। इनका उद्देश्य देश की आजादी उनकी नजर में नहीं था। तो अंग्रेजों की फोर्स और हिंदुस्तानी सपोर्ट के कारण ये पंडित, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान एंड ठाकुर ये रोशन सिंह, इनको अंग्रेजों की फोर्स ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। तो ये जो संगठन बनाया था धीरे धीरे वो बिखर गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1925 के बाद जब ये संगठन धीरे धीरे ये जो बिखर गया, तो ये चंद्रशेखर आजाद पुलिस से छुपते छुपाते, क्योंकि वो उनकी पकड़ में नहीं आए, और उन्हें कसम खाई थी कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, तो पकड़ में नहीं आए पुलिस की, और वो एक तरह से अज्ञातवास में चले गए, क्योंकि संगठन के जो सीनियर जो लीडर्स थे उन सबको फांसी पे टांग दिया गया। तो ये चंद्रशेखर आजाद उस समय ये अपना एरिया छोड़ चुके थे। वो झांसी, कानपुर, इधर उधर वो भटक रहे थे। वो ये कह सकते हैं कि वहां एक वो नया संगठन वो बनाने की फिराक में थे। तो समय लगता है। धीरे धीरे आया दिन 8 सितंबर 1928 का। ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त वो मीटिंग हुई। नॉर्थ इंडिया के जितने भी क्रांतिकारी युवा थे, उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट ये रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया, और इस संगठन में शहीद आजम सरदार ये भगत सिंह भी शामिल थे। तो चंद्रशेखर आजाद को इस संगठन का कमांडर इन चीफ बनाया गया, और ये भगत सिंह इस संगठन के एक तरह से कह सकते हैं पीआरओ थे, यानी कि ये प्रचार प्रमुख बनाए गए। इसी बीच में आप लोगों को पता है कि साइमन कमीशन भारत आया। उनका मेन उद्देश्य ये था
कि जो वर्ल्ड वार हो रही थी, तो भारतीयों को इस ये पक्ष में करना कि वो आंदोलन ना करें, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार का पूरा ध्यान जो है ये वर्ल्ड वार की तरफ था। अगर भारत में आंदोलन होता तो उनके लिए मुश्किल होती। तो साइमन ये जो कमीशन आया था उसमें कुछ भारतीयों के लिए ये लॉलीपॉप था। तो साइमन कमीशन का विरोध सबसे ज्यादा लाहौर में हुआ, और इस ये विरोध के चलते लाहौर में ये लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, यानी वहां पे वो शहीद हो गए। तो लाला लाजपत राय की फैन फॉलोइंग युवा ये क्रांतिकारियों में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो जोशीले थे। ये भारत में ये कहावत भी है कि क्रांति के 3 स्तंभ हैं, जिसे लाल, बाल और पौल ये कहा जाता है। ये लाल थे लाला लाजपत राय, और ये बाल का मतलब है बाल ये गंगाधर, और ये पौल का मतलब है विपिन चंद्र पौल। तो लाल, बाल, पाल ये भारतीय आजादी के संघर्ष के 3 स्तंभ थे। तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के बारे में संगठन ने कसम उठाई, यानी कि चंद्रशेखर आजाद, ये भगत सिंह और ये राजगुरु, ये तीनों 17 ये दिसंबर 1928 को लाहौर में पहुंच गए। और वहां इस घटना के लिए जो ये जिम्मेदार जो पुलिस अधीक्षक एसपी था जेपी सैंडर्स, उसको पहली गोली सिर में राजगुरु ने मारी। आपकी ये जानकारी के लिए बता दें कि सब ये बताते हैं कि इन्होंने सैंडर्स को मार दिया, लेकिन पहली गोली सिर में सीधी राजगुरु ने मारी थी। और उसके बाद ये भगत सिंह ने 6-7 वो गोलियां उसको और मारी इधर उधर, और उसको वो मार दिया गया, और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को ये केंद्रीय असेंबली दिल्ली में ये भगत सिंह और ये बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, और ऐसी वो जगह फेंका जहां आदमी नहीं बैठे थे, बहुत ही वो लो इंटेंसिटी का बम था, यानी किसी को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन ये दोनों गिरफ्तार हो गए, इनको वो जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद से इन्होंने संगठन जो बनाया था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद का आजादी का जो सपना था, उनकी जो यात्रा थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि जो ये पहला संगठन था जो बेसमेंट था वो बिखर गया। ये जो है काकोरी कांड के बाद, उसके बाद असेंबली में बम फेंका गया, तो उनके जो विश्वास साथी थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये दोनों भी गिरफ्तार हो गए। अब हुआ क्या कि 28 मई 1930 में उस संगठन के लिए जो बम बनाते थे, यानी ये विस्फोटक तैयार जो करते थे, उनका नाम था भगवती चरण वोहरा। वो एक बम की वो टेस्टिंग के टाइम ये बम ब्लास्ट हो गया, वो भी शहीद हो गए। आप कह सकते हैं कि सन 1828 से लेकर 1931 के बीच का दौर ये चंद्रशेखर आजाद के जीवन का सबसे ये जो पूरा दौर था। जीवन ही कितना बड़ा था, कुल 24 साल का जीवन इस महान आत्मा ने जिया इस ये भारत की धरती पर, और आज भी अमर है। ये कहा जाता है कि जीवन ये लंबा ना हो के अगर ऊंचा हो तो अच्छा है। यानी जीवन 100 सैकड़ों साल का जिया और उसमें कुछ ना किया तो क्या फायदा। जीवन छोटा ही जियो, लेकिन एक मिसाल बनाओ, ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। तो ये 1928 से लेकर 1931 के बीच फिर संगठन का बिखरना शुरू हो गया। ये राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद अकेले से पड़ गए, तो उन्होंने झांसी और कानपुर में जाकर संगठन में और सदस्यों को शामिल किया, और अपना जो क्रांति का जो परचम था, उनका जो युद्ध था, अब वो कंटिन्यू था, उसको वो रुकने नहीं दिया।
झांसी में उन्होंने ये मास्टर ये रुद्र नारायण सदाशिव राव एंड ये भगवान दास माहौर, देखिए ये नाम कुछ इम्पोर्टेंट है। अगला जो वीडियो आएगा मेरा, उनमें इन नाम के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सदाशिव राव और ये भगवान दास माहौर, क्योंकि ये वो इनके शहीद होने के बाद, यानी चंद्रशेखर आजाद जब शहीद हो गए, तो इनके शहीद होने के बाद इनकी जो फैमिली थी, जो परिवार था, उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, वहां ये दोनों नाम ये गवाह है उस चीज के कि क्या स्थिति उनके साथ रही थी बाद में। देश का इतना बड़ा जो क्रांतिकारी 24 साल का जीवन और अपना जीवन अपने आप ही देश के लिए बलिदान जो कर गया, उसकी फैमिली में बाद में, यानी देश की आजादी के बाद भी जब देश गुलाम नहीं था, हमारे देश की हमारी सरकार ने उस परिवार के साथ क्या किया, उसके ये दोनों गवाह हैं। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका। सदाशिव राव और ये भगवान दास माहौर, ये याद रखना। ये झांसी में आजाद के साथी थे। कानपुर में थे पंडित शालिग्राम शुक्ल, और भी थे, लेकिन ये नाम फेमस है और ये जो चंद्रशेखर के ज्यादा नजदीक थे, इसलिए यहाँ इन्होंने कुछ ही नाम लिखे हैं। झांसी में और भी था, संगठन बड़ा था। 1 दिसंबर 1930 में वो चंद्रशेखर से मिलने के लिए आ रहे थे पंडित शालिग्राम, तो पुलिस ने पीछा किया और ये पंडित शालिग्राम शहीद हो गए। ये उनका लाइफ रहा, ये चंद्रशेखर का, कि वो हमेशा से बच जाते थे, वो कभी भी वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो यहां से ये भाग दौड़ शुरू हुई और संगठन का लोगों को मैं बता चुका कि बिखराव हो चुका था। उनके जो ये मजबूत साथी थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त राजगुरु, ये महान एक तरह से क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद को उन पर बहुत ज्यादा विश्वास था। इसलिए उन्होंने ये भगत सिंह के साथ साथ में राजगुरु और सुखदेव की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। कोशिश तो ये थी कि उनको छुड़ा लिया जाए, लेकिन उन्होंने ये कोशिश की कि उन्हें फांसी की जो सजा हुई है वो उम्र कैद में बदल जाए। इस ही प्रोसेस में एक नाम आपने सुना है, ऐतिहासिक नाम है, वो दुर्गा भाभी। उन्होंने, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने जो है दुर्गा भाभी को वो ये गांधी जी के पास में भेजा। बहुत ये प्रार्थना की गई गांधी जी से और ये आरोप भी लगाया जाता है कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे सभी को जेलों से छोड़ दिया गया, लेकिन इनको नहीं छोड़ा गया। भगत सिंह के जो साथी थे और भगत सिंह को जेल में ही बंद रखा गया और उनको फांसी की सजा दी गई। तो गांधी को सीधा दोष दिया जाता है कि वे ये समझते थे कि ये गुंडे मवाली है, ये क्रांतिकारी नहीं है। तो ये एक सबूत और भी है कि इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी को स्पेशली गांधी जी के पास में भेजा था कि वो इरविन से बात करे कि उनकी सजा को फांसी की बजाय उम्र कैद में वो बदल दे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अपने आप ये पंडित, ये चंद्रशेखर आजाद यूपी में हरदोई जेल में बंद ये गणेश शंकर विद्यार्थी के पास गए, जेल में मिलने गए, क्योंकि वो भेष बदलना जानते थे। मतलब साधु के वेश में रहते थे, एक क्रांतिकारी को ये सब गुण आते हैं, उनमें होते हैं। तो वो जेल में गए वहां मिलने के लिए, और ये गणेश शंकर ये विद्यार्थी ने उनको सुझाव दिया कि आप इलाहाबाद जाइए और वहां जाके आप जो है नेहरू से मिले, नेहरू इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो 20 फरवरी 1930
31 को ये चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद गए और ये राजाओं का जो आनंद ये भवन था वहां पहुंचे और वहां नेहरू से वो रिक्वेस्ट की कि ये भगत सिंह की फांसी को वो उम्र कैद में बदलवा दे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। आपको मैंने बताया कि 20 फरवरी 1931 का दिन जब चंद्रशेखर आजाद नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद आए, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कोई आश्वासन उनको नहीं दिया गया ये भगत सिंह की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए। लेकिन 20 फरवरी से 27 फरवरी तक ये आजादी का दीवाना इलाहाबाद में ही था। सुनने में ये भी आता है कि उनको आश्वासन ये दिया गया था कि आप वो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ और। 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज, लेकिन वो राजगुरु सुखदेव अलग है, ये सुखदेव राज अलग थे। ये जो है चंद्रशेखर आजाद के मित्र थे, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के इस पार्क में वो बात कर रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद है। वो 20 फरवरी में वो नेहरू से मिले, उसके बाद 27 फरवरी, एक हफ्ते के बाद एक घटना है ये। अल्फ्रेड वो पार्क में बैठे हुए बात कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि उन्हीं के संगठन का एक आदमी, एक गद्दार था जिसका नाम वीरभद्र तिवारी था, उसी ने कुछ सूचनाएं लीक की और सीआईडी का जो एसएसपी था वो अपनी जीप लेकर उस पार्क को उसने घेर लिया। उसके साथ बहुत बड़ी फोर्स थी। अल्फ्रेड ये पार्क के आसपास जो ये थाना लगता है, वो उस समय पे ये कर्नलगंज ये थाना कहा जाता था, तो उस थाने का पूरा फोर्स और आसपास की पूरी फोर्स आ गई और पूरा ये पार्क को घेर लिया और गोलीबारी शुरू हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 3 पुलिस कर्मियों को ये चंद्रशेखर आजाद ने मार दिया था और कई अंग्रेज अधिकारी भी घायल हुए, लेकिन उनके पास जो गोलियां थी वो सीमित थी। वो यहाँ को युद्ध लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो तो पार्क में बैठे थे, बात कर रहे थे। लेकिन जब उनके पास एक गोली बची तो वो घटना भी आपको याद है कि वो खुद ही शहीद हो गए एक गोली से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही बनूंगा। तो इस तरह से ये कहानी एक महान योद्धा की, ये उस समय में गुलाम ये भारत का आजाद सिपाही ये चंद्रशेखर आजाद वास्तव में जो उसने कहा उसने वही किया कि मैं आजाद हूं, आजाद ही बनूंगा। उसके बाद उन्हीं के संगठन के एक उनके साथी थे ये जो रमेश चंद्र ये गुप्ता, उन्होंने ये वीरभद्र की खोजबीन की, जो गद्दार था, जो वो मानते थे कि इन्होंने ही मुखबिरी की है, उसको उरई में जाकर वो गोली मारी, लेकिन वो गोली उसको नहीं लगी और ये रमेश चंद्र ये गुप्ता वो जो गिरफ्तार हो गए और उनको भी 10 साल की सजा हुई। तो ये कहानियां इस तरह की है। कुल 24 साल की उम्र, 24 साल का जीवन जिया इस इंसान ने, लेकिन भारत के इतिहास में अमर है। बहुत कोशिशें की गई है इतिहास से मिटाने की, लेकिन उनकी कहानियां जो खून से लिखी है वो कैसे मिटेंगी? आप भी कोशिश कीजिए और हम भी करते हैं। और ये आजादी के बाद में जो सरकारें रही उन्होंने बहुत धोया है उस खून को, लेकिन ये बलिदान का खून इतना गाढ़ा है कि वो कहानियां मिटती नहीं है। एक बार
ये भगत सिंह से पूछा गया, कितनी छोटी सी उम्र में आपको फांसी हो जाएगी, इस उम्र में तो आप जैसे युवा है वो इश्क मोहब्बत करते हैं, आप कहाँ यहाँ आजादी के आंदोलन में फंसे हैं, जेल में जीवन आपका और फिर उसके बाद फांसी निश्चित है मौत। तो उस टाइम ये भगत सिंह ने कहा कि मेरे ये जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम। यानी वो लिखते थे, जब जेल में थे तो लिखते थे और गीता पाठ करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो जज्बात हैं, जो दिल के भाव हैं, मेरी जो कलम है वो उनसे इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। यानी कि आज जिस उम्र का युवा ये नस करता है, उस उम्र के ये आजादी के दीवाने फांसी के फंदों को हंसते हुए गले में डालते थे। उन्हीं का ये बलिदान आज हम आजाद हैं और आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। जो ये कहते थे कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।